आइए मैं अब आगे बताती हूँ आप लोगों को कि भावों के पर चर्चा चल रही है, तो भावों से क्या क्या विचार किया जाता है। दोस्तों, ज्योतिष एक ऐसा विषय है जिसमें बहुत ही गूढ़ रहस्य छुपे हुए हैं। तो जब तक एक एक विषय को और एक एक सूत्र को नहीं समझा जाता है, तब तक फलित करना कठिन हो जाता है। तो हमारी चर्चा चल रही, पार्ट 5 पर पहुँचे हैं। फलित करने के लिए तो हर चीज एक एक सूत्र का ज्ञान होना आवश्यक है। तो अब आज बताऊंगी कि भाव, ये मैंने मिथुन राशि की कुंडली बनाई है। तो मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष और वृष। तो ये भाव वही रहते हैं, भाव कभी नहीं बदलते हैं। ये इसको प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दसम, एकादश, द्वादश। तो ये भाव हमारे स्थिर हैं, इनका बदलाव नहीं होता है, परंतु राशियां बदलती रहती हैं। कोई भी राशि जन्म के समय जो राशि उदित होती है वो यहाँ प्रथम भाव में आ जाती है। तो और ग्रहों भी जिस समय बच्चे का जन्म होता है उसी हिसाब ग्रहों की गति चलती है। ग्रहों की गति सूर्य के ऊपर डिपेंड होती है कि जो इस स्टैंडर्ड समय हम लोगों को दिया गया है वो 5:30 बजे का दिया गया है। तो मानक के अनुसार ग्रहों की स्थिति अपना हमेशा बदलती रहती है। ग्रह हमेशा एंटी क्लॉक चलते हैं और राशियाँ अपोजिट चलती हैं। तो अब हम आज आपको बताएंगे कि भावों से क्या क्या विचार किया जाता है। तो ये मैंने भावों की संज्ञा दी हुई है। तो ये प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ ये मैंने बता दिया है। तो एक इसको कहते हैं प्रथम भाव। तो 1, 4 चतुर्थ भाव और सप्तम भाव और दसम भाव, इसको केंद्र स्थान कहा गया है। ये 1, 4, 7 और 10 ये हमारे केंद्र स्थान हो गए हैं। तो ये केंद्र स्थान जो होते हैं ये बहुत ही कुंडली के शुभ भाव माने गए हैं और इनको विष्णु स्थान भी कहा जाता है। तो ये जो चतुर्थ भाव हमारा ये है केंद्र स्थान का, ये इसको केंद्र स्थान कहा गया है। ये मध्य में होते हैं और ये आमने सामने होते हैं। इसके बाद में त्रिकोण, तो लगन से फिर हम लेंगे तो ये प्रथम भाव और ये पंचम भाव ये हमारा, और ये भाग्य भाव 1, 5, 9। तो इसको कहते हैं स्वयं लगन, स्वयं जातक का हो गया। और ये पंचम भाव पुण्य का हो गया। तो इसको पुण्य, और ये भाग्य, नवम से भाग्य देखते हैं, पंचम से पुण्य देखते हैं कि इस जातक का पुण्य जीवन में कितना हुआ है। तो इसको 1, 5, 9 को त्रिकोण भी बोलते हैं और धर्म स्थान भी बोलते हैं, क्योंकि इस जीवन में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 भागों में विभाजित किया गया है जीवन को। तो जीवन के जो कार्य हैं वो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के बिना संभव नहीं है। तो इसलिए कुंडली में भी ये बताया गया है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की किस भावों से व्याख्या की जानी चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि लगन, पंचम और नवम ये त्रिकोण भाव भी कहते हैं और धर्म का भाव भी कहते हैं। ये मैंने लिख के भी एक एक शब्द आपको दिया हुआ है जिससे समझने में आसानी हो। इसके बाद में 2 ये दूसरा भाव है और ये छठवां भाव है, ये छठवां भाव है। तो 2, 6 और 10 जो है ये व्यापार का भाव है। इसको दसम भाव कहते हैं। तो दसम भाव से व्यक्ति का जो है अर्थ देखा जाता है। 2 से अर्थ का होता है, ये धन का होता है, ये अर्थ का होता है कार्य का, और ये व्यापार का होता है। तो 2, 6 और 10 ये भाव जो है ये अर्थ के भाव कहे गए हैं कुंडली में। इसके बाद में 3 और 7 और 11 ये 11वां लाभ भाव है। 3, 7, 11 भाव जो है ये काम का भाव कहा गया, परिश्रम का भाव कहा गया, आपकी वासनाओं का भाव कहा गया है। तो 3, 6 और 3, 7 और 11 इससे हम काम के बारे में जानते हैं कि हम परिश्रम करेंगे या हमारी काम वासना कैसी होगी। ये सब तृतीय और 3, 7 और 11 भाव से विचार करते हैं। तो इसके बाद में 4, 8, 12 इसको मोक्ष भाव कहा गया। ये चतुर्थ स्थान है, ये हमारा 8वां भाव हो गया। 4 से चौथा, चतुर्थ से चौथा भाव ये हमारा 8वां भाव हो गया और ये 12वां भाव हो गया। तो 4, 8, 12 ये मोक्ष के भाव कहे गए हैं। तो मित्रों, इससे हम अपने काम
धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसके बारे में भी अगर जानना चाहें तो कुंडली के द्वारा, अपने भावों के द्वारा हम जान सकते हैं। तो मैंने बताया 1, 5, 9 धर्म भाव हो गया, 2, 6, 10 काम अर्थ भाव हो गया, 3, 7, 11 काम भाव हो गया, 3 और इसके बाद में 7 और 11 ये काम भाव हो गया। फिर 4, 8 और 12 ये मोक्ष का भाव कहा गया है। इसके बाद में पड़फर, जो स्थिर राशियां होती हैं उनको पड़फर कहते हैं। तो 2, 5, 8 और 11 ये हमारी राशियां जो हैं 2, 5, 8, 11 ये राशियां नहीं भाव। ये जो भाव हैं 2, 5, 8 और 11 ये जो 11 लाभ भाव है इसको पणफर स्थान कहते हैं। और इसके बाद में आपोक्लीन में आता है 3, 6 और 9 और 12 इसको आपोक्लीन कहते हैं। तो ये उपचय स्थान। फिर इसके बाद आता है फिर 3 भाव। तृतीय भाव बहुत ही कार्यों में महत्वपूर्ण होता है, इसको कई जगह संज्ञा दी गई है। तो 3, 6 इसमें काम का भी स्थान दिया गया है, इसमें औपोक्लीन का भाव भी कहा गया है और इसे उपचय का भाव भी कहा गया है। तो 3, 6, 10 और 11 ये उपचय स्थान भी कहे गए हैं। इसके बाद अनुपचय में आ जाएगा तो स्वयं, जातक स्वयं, लगन 1, 2 फिर इसके बाद 4 फिर 7 इसके बाद 5 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 और 12 ये हमारे 8 भाव जो हैं ये अनुपचय भाव कहे गए हैं। इनमें मिला जुला परिणाम मिलता है तो इनको अनुपचय का स्थान दिया गया है। 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 12 इनको अनुपचय का स्थान दिया गया है। और चतुर्थ भाव और अष्टम भाव, मतलब चतुर्थ से चतुर्थ, ये अष्टम भाव को चतुर्थ भाव कहा गया है। तो इससे चतुर्थ से चतुर्थ कई प्रकार के विवेचन किए जाते हैं। जैसे चतुर्थ से सुख देखा जाता है, इससे आयु देखा जाता है। तो दोनों को मिला चतुर्थ से चतुर्थ अगर ग्रहों की स्थिति है तो ये हमें क्या परिणाम देगी, ये तो उसको चतुर्थ भाव कहा गया है। इसके बाद में फिर त्रिक भाव 4 ये चतुर्थ भाव फिर आ गया। 4 का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो 4, 8 और 12 इसको चतुर्थ भाव कहा गया है। इसके बाद त्रिक स्थान जो है ये चतुर्थ भाव 4, 8 को कहा गया है और त्रिक स्थान जो है 4, 8, 12 ये 12वां भाव जिसको हमने मोक्ष का बताया है भाव, इसको त्रिक स्थान भी कहते हैं। इसमें त्रिक में दुख भी आ जाता है, कष्ट भी आ जाता है, सुख भी आ जाता है। अगर अध्यात्म की ओर जा रहे हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी और अगर गलत रास्ते पर चल रहे हैं तो आपको जेल भी हो सकती है, कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। तो ये सब ग्रहों की स्थिति के द्वारा हम जान सकते हैं कि 4, 8 भावों के द्वारा हमारे ग्रह हमें क्या परिणाम देंगे। इसके बाद आता है मारक स्थान 2 और 7 इसको मारक स्थान बोलते हैं। ये भाव है, आप समझ लीजिए, अगर राशियाँ नहीं है, ये राशियाँ तो स्थान दिया हुआ है मैंने कि ये दूसरे भाव की राशि कर्क है, परंतु ये जो भाव है ये स्थिर है। 4 और 8 ये भाव जो है ये क्या कहते हैं, 4 और 7 चतुर्थ और सप्तम इसको मारक स्थान कहा गया है। तो इसमें बैठा हुआ ग्रह बहुत ही अपनी दशा में पीड़ा देता है। तो इसको 4 और चतुर्थ और 2 और सप्तम को 2 और 7 को मारक स्थान कहा गया। इसके बाद आयु स्थान 3 और 8 ये तीसरा भाव और 8वां भाव जो है इसको आयु स्थान कहा गया। तो तृतीय भाव में हम काम भी देखते हैं, तृतीय भाव को आपोक्लेम भी कहते हैं, तृतीय भाव को उपचय भी कहते हैं और तृतीय भाव को आयु का स्थान भी कहा जाता है। तो ये भाव कुंडली का विश्लेषण करने के लिए, फलित को जानने के लिए, ग्रहों की स्थिति और दशा को जानने के लिए ग्रहों को जानना बहुत ही आवश्यक होता है। तो ग्रह हमें क्या क्या फल देंगे उसको हम जानने के लिए सबसे पहले भावों को देखेंगे। तो मित्रों, फलित करने के लिए एक एक जानकारी होना आवश्यक होता है। तो आप अगर ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़िए
और हम एक एक सूत्र की बड़ी सरलता से आपको जानकारी देंगे। सीखिए और अपने जीवन को भी संचालित कार्यान्वित कीजिए और अपने दोस्तों को भी मार्गदर्शन कीजिए। तो अगर मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मित्रों ज्योतिष ज्ञान भक्ति चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए और घंटी का बटन दबा दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो ज्योतिष जीवन का एक अभिन्न अंग है और इसको जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि छोटी छोटी समस्याओं को लेकर के हम अपनी प्रॉब्लम को लेकर के सदैव ज्योतिषी के पास नहीं जा सकते हैं। तो उसमें अर्थ का व्यय होता है और मार्गदर्शन भी सही नहीं मिल पाता है, उसमें समस्याएं भी, चिंताएं भी और बड़ी बढ़ जाती हैं हमारी। तो इसलिए स्वयं अगर जान लेंगे तो उसको करके आप उपाय करके या ग्रहों को प्रसन्न करके, अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि आगे वीडियो में आपको बताऊंगी कि किस ग्रह का संबंध किस देव से होता है, ये मैं बताऊंगी। आज मैं बताऊंगी कि ग्रहों का दृष्टियाँ। तो अगर मान लीजिए सूर्य यहाँ पर बैठा हुआ है, अगर सूर्य यहाँ पर विराजमान है तो सूर्य की एक ही दृष्टि होती है सप्तम। सूर्य सदैव सप्तम देखता है और चंद्रमा अगर यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है, तो इसकी भी दृष्टि सप्तम पर होगी। तो ये सब 2 से लेकर के 8वें तक देखेंगे तो सप्तम भाव आ जाता है। तो अगर सूर्य यहाँ है उसकी सीधी दृष्टि होती है सप्तम पर होती है। चंद्रमा अगर यहाँ पर है तो इसकी सीधी दृष्टि सप्तम पर होती है। और अगर यहाँ पर बुध बैठा है तो बुध की भी दृष्टि यहाँ सप्तम पर भी होगी। तो सूर्य, चंद्र और बुध, इनकी दृष्टि जो है सामने होती है, एक दृष्टि होती है। इसके बाद में शुक्र अगर यहाँ विराजमान है तो शुक्र की भी एक ही दृष्टि होती है। तो यहाँ से सप्तम अगर हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर शुक्र की दृष्टि हो जाएगी। तो ये मित्रों शुक्र की दृष्टि, सूर्य की सप्तम दृष्टि होती है, चंद्रमा की सप्तम दृष्टि होती है, बुध की सप्तम दृष्टि होती है और शुक्र की सप्तम दृष्टि होती है। इसके बाद में अगर हम बृहस्पति को देखेंगे तो बृहस्पति अगर यहाँ गुरु बैठे हैं, ये मैंने गुरु को यहाँ बैठा दिया है, तो ये अगर गुरु महाराज यहाँ बैठे हैं तो यहाँ से गुरु की 3 दृष्टियाँ होती हैं, बृहस्पति की 3 दृष्टियाँ होती हैं। तो यहाँ से गिनती करेंगे 1 2 3 4 और 5। तो गुरु की दृष्टि, पहली दृष्टि गुरु की यहाँ होगी, इसके बाद 6 और 7 दूसरी दृष्टि सामने होगी सप्तम भाव पे और तीसरी नवम दृष्टि। तो 5 7 और 9 गुरु की 3 दृष्टियाँ होती हैं। अब इसके बाद हम मंगल का देखेंगे तो मंगल अगर यहाँ पर विराजमान है तो मंगल की 3 दृष्टियाँ होती हैं, 1 2 3 4। यहाँ अगर मंगल बैठा है तो इसकी दृष्टि जो है चतुर्थ पड़ेगी, तो ये भाग्य भाव में देखेगा। इसके बाद में फिर सप्तम पर दृष्टि जाएगी, अगर यहाँ बैठा है तो यहाँ 7वीं दृष्टि होगी और लगन पर दृष्टि होगी। तो जो भाव जहाँ पर बैठा है वहाँ से आप ये देखेंगे कि ये कौन सा ग्रह है, और तो उसकी दृष्टि भी उसी प्रकार से नापी जाती है और उसी प्रकार का वो प्रभाव देते हैं। तो मंगल गुरु की 3 दृष्टियाँ होती हैं और मंगल की 3 दृष्टियाँ होती हैं। इसके बाद हम अब शनि का ले लेते हैं। तो अगर शनि महाराज यहाँ बैठे हैं तो शनि की दृष्टियाँ भी 3 होती हैं, 1 2 3। पहली प्रथम दृष्टि तीसरे स्थान पर होगी। ये हम भाव बता रहे हैं, राशियाँ नहीं बता रहे हैं कि शनि महाराज अगर 9वें भाव में बैठे हैं तो उनकी तीसरी दृष्टि यहाँ पर होगी और 7वीं दृष्टि कहाँ होगी, यहाँ पर होगी। सामने भी देखेंगे। इसके बाद 7 8 9 10। तो शनि की तीसरे भाव पर दृष्टि होती है, 7वें भाव पे दृष्टि होती है और 10वें भाव पे दृष्टि होती है। तो जहाँ पर ग्रह बैठा होगा वहाँ से, जैसे शनि है तो 3 7 10 भाव पे दृष्टि डालेगा और तीनों भावों को परिणाम देगा। अच्छा भी दे सकता है, बुरा भी दे सकता है। तो ये देखना है कि कौन सा ग्रह किस भाव में बैठा हुआ, जिस भाव में बैठेगा उसी भाव के अनुरूप वो अपना फल देगा। अगर जैसे शनि में यहाँ बैठे हैं तो इस भाव को बलि करेंगे, और यहाँ से अगर हम ये देखेंगे कि यहाँ पर मंगल की दृष्टि है तो यहाँ पर
समभाव देंगे, क्योंकि शनि मंगल को शत्रु मानता है, लेकिन मंगल शनि को सम मानता है। तो यहाँ पर मंगल शनि समभाव देंगे, मतलब ज़्यादा बुरा परिणाम नहीं देंगे, अच्छा भी नहीं देंगे तो बुरा नहीं, बराबर रहेगा। लेकिन यहाँ से अगर जब शनि की दृष्टि यहाँ आ जाएगी सप्तम, तो ये तीसरे भाव को प्रभावित करेंगे, क्योंकि शनि महादेव जो है ये सूर्य को अपना पिता तो मानते हैं लेकिन परम शत्रु भी मानते हैं। तो शनि सूर्य को शत्रु मानते हैं। यहाँ को दृष्टि जो पड़ेगी और उनकी दशा होगी तो वो इस भाव को खराब करेंगे। आपको तृतीय भाव से इससे थोड़ा कष्ट हो सकता है, परिश्रम में समस्या हो सकती है, कान में दर्द हो सकता है, कंठ की समस्या हो सकती है। तो वो अगर यहाँ पर कोई ग्रह नहीं है और शनि की दृष्टि है तो ये प्रभावित होगा। अगर यहाँ पर सूर्य बैठ जाएंगे तो वो प्रभाव कम हो जाएगा। शनि अपना सब अपने घर को संभाल के रखेंगे। तो आपको मैंने बताया था कि कौन से भाव के कौन से ग्रह स्वामी हैं। तो जो ग्रह जिस भाव का स्वामी है, सो ग्रही है, या मूल की पूर्ण राशि में है, या उच्च का है, या सम में है, तो वो उस भाव को सुरक्षित रखेगा, अच्छा फल देगा। अगर शत्रु भाव में है या बुरे भाव में बैठा हुआ है तो वो बुरा परिणाम देगा। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। आगे मैं बताऊंगी कि ग्रहों का संबंध और हमारे देवताओं से, किस देवताओं से किस ग्रह का कैसा संबंध होता है। आगे और भी बहुत सारी चर्चा हम आपके साथ करेंगे। नमस्कार।